हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल। अपना क्लासिकल जो मैकेनिक्स का पोर्शन चल रहा था फर्स्ट सेमेस्टर वाला, उसमें अपन डिस्कस कर रहे थे। मैं लास्ट क्लास में वहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया था कि सामान्य द्रव्यमान होता क्या है। सामान्य द्रव्यमान के दो एप्लीकेशंस तो करा दिए थे। अब अपन आगे की चर्चा करते हैं, तो आगे की चर्चा में अपन लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन देखें। लीनियर मोमेंटम होता क्या है, कंजर्वेशन क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन, और सेंटर ऑफ मास के लिए कंजर्वेशन कैसे, ठीक है ना। उसके बाद उनके एग्जांपल्स क्या होता है मोमेंटम कंजर्वेशन, और उसके बाद अपना जो मेजर आएगा कोलिजन का। ठीक है, अपना जो मेजर टॉपिक आएगा वो किसका आएगा, टक्कर वाला टॉपिक आएगा। टक्कर पढ़ेंगे अपन, है ना। दो फ्रेम में, एल फ्रेम में दोनों की बात करूंगा। एल फ्रेम क्या होता है, सी फ्रेम क्या होता है ना। और टक्कर दोनों टाइप से, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ क्या होती है 1D के अंदर, और 2D के अंदर त्रियक टक्कर भी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत काफ़ी ब्रॉड है और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे टक्कर, वहाँ से कुछ संभावना रहती है। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं रेखीय संवेग और उसका संवेग संरक्षण क्या होता है, कुछ और करते चलेंगे, तब अपन आगे की टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे अभी, रेखीय संवेग तथा संवेग संरक्षण। यहाँ अपना है रेखीय संवेग, तुम सब ने पढ़ा है रेखीय संवेग क्या होता है, तथा संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग तथा संवेग संरक्षण का, रेखीय संवेग तथा संवेग संरक्षण का नियम। कहाँ देखना भाई, रेखीय संवेग तथा संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं चर्चा करूंगा रेखीय संवेग क्या होता है। ठीक है, तो तुम पढ़े हो किसी कण या पिंड के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, रेखीय संवेग कहलाता है। अगर मास m, वेलोसिटी v, तो मोमेंटम p इक्वल टू कितना लिखूंगा, m वेक्टर लिखूंगा। राशि हो क्या होती है, मास। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इसमें, देखना भाई, किसी कण या पिंड के लिए के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल, के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल, द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल रेखीय संवेग कहलाता है। रेखीय संवेग कहलाता है। से स्मॉल p वेक्टर करते हैं क्या भाई, p वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, p वेक्टर से करते हैं। यदि किसी कण का, यदि किसी कण का, यदि किसी कण का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वेग स्मॉल v वेक्टर हो, कण का रेखीय संवेग, कण का रेखीय संवेग, रेखीय संवेग वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर इक्वल टू एम वी वेक्टर। कैसी क्वांटिटी होती है, सदिश मात्रा कितना होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन लिखना चाहो तो डायमेंशन, डायमेंशन एल और टी 1, ये संवेग होता है भाई। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं किसी बहुकण तंत्र के लिए ना। संवेग संरक्षण आपने पढ़ा भी होगा कि बाह्य बल के अनुपस्थिति में अगर संवेग का मान क्या हो, संरक्षित तो उसको अपन क्या संवेग संरक्षण बोलते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी सिस्टम है के लिए क्या कंडीशंस होती है, क्या कर लेते हैं। देखो भाई, किसी बहुकणीय तंत्र के लिए मैं मान लेता हूं, माना एक बहुकणीय तंत्र, माना एक बहुकणीय तंत्र में स्मॉल n कण विद्यमान है।
n कण विद्यमान है, ठीक है, कोई बहुकणीय तंत्र उसमें क्या है, n कण विद्यमान है, का द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान m1 m कितना डॉट डॉट mn है, तथा का वेग क्रमशः उनका वेग क्रमशः यहाँ कितना है v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v वेक्टर डॉट डॉट vn वेक्टर है, डॉट डॉट कितना है भाई, vn वेक्टर है, डॉट डॉट कितना vn वेक्टर है। तब संवेग, तब लिखे बहुकणीय तंत्र का संवेग, ये कैसे बताओ, संवेग लिखा मैंने p बराबर कितना हो जाएगा बताओ, p1 वेक्टर का प्लस कितना p3 वेक्टर का प्लस कितना डॉट डॉट कितना pn, मतलब जो बहुकणीय तंत्र का संवेग होगा वो अलग अलग कणों के रेखीय संवेग क्या होगा, सदिश योग के बराबर होगा, सदिश योग के बराबर होगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ p वेक्टर यहाँ कितना m1 कितना p1 वेक्टर प्लस कितना बताओ m वेक्टर डॉट डॉट यहाँ बनेगा कितना mn और ये बन गया कितना vn वेक्टर, यहाँ से p लिखा और यहाँ से बना समीशन i इक्वल टू 1 से n mi और यहाँ बन गया vi वेक्टर, mi यहाँ बन गया कितना vi वेक्टर, नंबर कितना कोई एक नंबर, ठीक है भाई, नंबर कितना कोई एक नंबर। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम कितना था एफ एक्शनल, और एफ एक्शनल कैसे था भाई, dp वेक्टर अपॉन कितना dt, यदि एफ एक्शनल 0 हो जाता है तो p वेक्टर क्या हो जाएगा, p वेक्टर क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, p वेक्टर क्या हो जाएगा नियत। अगर एफ एक्शनल 0 हो तो यहाँ से कितना dp वेक्टर अपॉन कितना dt इक्वल टू p वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आ जाएगा p वेक्टर क्या आ जाएगा नियत, तो अपन बोलते हैं प्लस p2 वेक्टर डॉट डॉट यहाँ कितना बताओ pn वेक्टर, जो कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं संवेग संरक्षण बोलते हैं। लेकिन अगर मैं मानूं यदि बहुकणीय तंत्र का कुल संवेग है ना, उसका कुल द्रव्यमान मानूं कैपिटल M, ठीक है, और वेलोसिटी मानूं कितना VCM मानूं सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, तो मैं लिखता हूं यदि, देखना भाई, यदि बहुकणीय तंत्र का कुल द्रव्यमान, यदि बहुकणीय तंत्र का कुल द्रव्यमान, बहुकणीय तंत्र का कुल द्रव्यमान कैपिटल M, ठीक है, तथा द्रव्यमान केंद्र का वेग, तथा द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र का वेग यहाँ कितना है VCM वेक्टर है तो देखो भाई यहाँ अगर मैं इसको लिखूँ P, यहाँ कितना लिखूँ PCM कितना बन जाएगा बताओ M कितना बन जाएगा VCM, यहाँ भी ये 0 होगा, PCM भी क्या होगा 0, एफ एक्शनल ही तो है ये कितना है बताओ, इसके लिए एफ एक्शनल हो गया और एफ एक्शनल ये हुआ तो यहाँ कितना MVCM, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0, मतलब PCM बराबर 0, डी अपॉन डी टी MVCM इक्वल टू 0, यहाँ से कहने का मतलब ये हो गया MVCM, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा नियत आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, और यहाँ से कितना PCM बनेगा कितना बनेगा, बस क्या है कौन, मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है वो क्या करेगा नियत होगा, द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा नियत होगा। अतः मैं लिख देता हूं, अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति, बाह्य बल की अनुपस्थिति
संवेग का मान नियत प्राप्त होता है। संवेग का मान नियत प्राप्त होता है, ठीक है। या द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत प्राप्त होता है। नियत वेग, द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत प्राप्त होता है से रेखीय संवेग संरक्षण का नियम से रेखीय संवेग संरक्षण का नियम से रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं भाई। तो अपन क्या बोलेंगे? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम बोलेंगे, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण की बात करें, अगर इसके उदाहरण चाहिए आपको, उदाहरण लिख लेना। बंदूक से गोली का दागना, बंदूक से गोली का दागना, और दूसरा रॉकेट गति। हाँ, ये अपने सिलेबस में भी अच्छे से पढ़ेंगे। रॉकेट गति वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, रॉकेट गति, ठीक है भाई। ये अपना लीनियर मोमेंट सा जो आप तुम पढ़ के भी आए हो पहले से, है ना। सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा है, लेकिन वो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब अपन चलते हैं टक्कर। टक्कर की चर्चा करता हूँ मैं आपसे। टक्कर क्या होती है, कैसे होती, वो सब चीज़ों की बात करूँगा आपसे, और कैसे होती। टक्कर की बात करूं, और टक्कर है अपना कोलिजन। टक्कर को क्या बोलते हैं भाई? कोलिजन। सबसे पहली बात तो तुम मुझे ये बताओ, टक्कर के लिए ऐसा कोई ज़रूरी होता है कि दो पार्टिकल के बीच में टक्कर हुई, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, या फिर उसकी फील्ड से भी टक्कर हो सकती है ना। पहली बात तो ये ध्यान रखने की कि टक्कर क्या होती है। मान लो दो पार्टिकल, सम्मुख टक्कर की बात करूं, दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे की तरफ आए तो इनके बीच अन्योन्य क्रिया होगी। अब हो सकता है अगर ये चार्ज पार्टिकल हो, अट्रैक्शन रिपल्सन जो, तो इनकी अन्योन्य क्रिया के कारण है इनका संवेग, बोले तो वेग, और एनर्जी, ऊर्जा, उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसमें क्या होगा? संवेग और ऊर्जा में क्या होगा? परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन को ये अपन क्या बोलते हैं? टक्कर बोलते हैं। तो ये अपन क्या बोलेंगे? टक्कर बोलेंगे। टक्कर के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं दोनों बॉडी कांटेक्ट में है। आप स्कैटरिंग पढ़ते, वो भी एक टक्कर का ही प्रकार है ना। स्कैटरिंग जैसे कैसे कुलाम ने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, वहां पे स्कैटरिंग हो, है ना। नाभिक का चार्ज धनावेश अल्फा पार्टिकल आता है तो बाहर से निकल जाता है, ठीक है। उसका फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो इतना जरूरी है कि कांटेक्ट में आए तो ठीक है ना, कांटेक्ट, लेकिन ऐसा भी नहीं हो वीक फील्ड हो, तो क्या टक्कर होगी? कुछ टक्कर ही नहीं होगी, ठीक है। तो पार्टिकल ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वहाँ बिना कांटेक्ट में आए बिना भी क्या अपन उसको टक्कर मान सकते हैं, स्कैटरिंग है, ठीक है। तो थोड़ी देर के इतना ही समझेंगे कि कांटेक्ट में आना कोई नहीं है। टक्कर क्या होती है? जब दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ गति करते हुए सब जाते हैं, क्रिया के कारण क्या होता है वहां पे? का मोमेंटम बोले तो वेग, और एनर्जी में होता है कुछ परिवर्तन होता है, टक्कर बोलते हैं। टक्कर के लिए कॉन्टैक्ट में आना। टक्कर दो प्रकार की, अपन तीन होती है, आंशिक वाली नहीं पढ़ाऊंगा। तो अपन दो ही प्रकार की, एक प्रत्यास्थ और एक अप्रत्यास्थ, दोनों में पढ़ाऊंगा। एक विमीय और द्विविमीय, दोनों निर्देश तंत्र में पढ़ाऊंगा। एल फ्रेम, है ना, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, टी फ्रेम द्रव्यमान के निर्देश, ठीक है ना। इन सब चीज़ों की मैं अपन जल्दी ही टक्कर पे, ठीक है भाई। देखना भाई टक्कर होती क्या है, तो लिखो भाई टक्कर क्या होती है ना। लिखो, जब दो कण अथवा पिंड जब दो कण या पिंड जब दो कण या पिंड एक दूसरे की सम्मुख करते हैं, कण या पिंड एक दूसरे और
सम्मुख गति करते हैं, एक दूसरे की ओर सम्मुख गति करते हैं, तो के निकट आने पर, के निकट आने पर के मध्य होने वाली, के निकट आने पर उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया के कारण, अन्योन्य क्रिया के कारण के वेग तथा ऊर्जा में परिवर्तन होता है, के वेग तथा ऊर्जा में परिवर्तन होता है, के वेग तथा ऊर्जा में होता है, ये टक्कर कहा जाता है, ये टक्कर कहा जाता है। ठीक है भाई, टक्कर की परिभाषा समझ आई आपको। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, टक्कर के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे के कहाँ आए, संपर्क में। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, टक्कर के लिए, टक्कर के लिए यह आवश्यक नहीं, यह आवश्यक नहीं कि दोनों कण पिंड, दोनों कण या पिंड एक दूसरे के संपर्क में, संपर्क में। ठीक है भाई, आगे की बात करते हैं। टक्कर दो प्रकार की होती, आंशिक की मैं बात नहीं करूँ। टक्कर मुख्यतः दो प्रकार की होती, टक्कर मुख्यतः दो प्रकार की। पहली वाली कौन सी बताओ? पहली होती है प्रत्यास्थ टक्कर, पहली वाली होती है प्रत्यास्थ टक्कर, और दूसरी वाली होती है अप्रत्यास्थ टक्कर। जानते हो भाई प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है? मैं फिर भी बता देता हूँ। प्रत्यास्थ टक्कर वो टक्कर होती जिसमें टक्कर से पहले, टक्कर के बाद मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होगा और टोटल एनर्जी भी हमेशा होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक में कंजर्व होगी। प्रत्यास्थ में तो टक्कर से पहले का मोमेंटम और टक्कर के बाद का मोमेंटम बराबर होगा, और प्रत्यास्थ में टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा बराबर होगी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर टक्कर से पहले संवेग और गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद संवेग और गतिज ऊर्जा बराबर होती है। लेकिन अप्रत्यास्थ में क्या, संवेग तो बराबर होता है लेकिन गतिज ऊर्जा का मान बराबर नहीं होता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लिखे तो प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, प्रत्यास्थ टक्कर है ना, प्रत्यास्थ टक्कर भाई, कलर चेंज कर। हाँ, फर्स्ट है अपना प्रत्यास्थ टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर लिखना, प्रत्यास्थ टक्कर कोलिजन बोलते हैं भाई, प्रत्यास्थ टक्कर लिखो। देखो वह टक्कर, वह टक्कर में टक्कर से पहले, टक्कर से पहले तथा टक्कर से पहले तथा टक्कर के बाद, टक्कर के बाद दोनों पिंडों के संवेग तथा गतिज ऊर्जा का मान, संवेग तथा गतिज ऊर्जा का मान, गतिज ऊर्जा का मान संरक्षित रहता है, ऊर्जा का मान संरक्षित होता है।
प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। क्या कहलाएगी भाई? प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है भाई। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे उसको? प्रत्यास्थ टक्कर। सेकंड लिखेंगे अप्रत्यास्थ टक्कर। सेकंड लिखेंगे अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है बात करेंगे अपन। देखना भाई, अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है? वह टक्कर इसमें वह टक्कर जिसमें टक्कर से पहले तथा टक्कर के बाद, टक्कर से पहले तथा टक्कर के बाद संवेग संरक्षित रहता है। लेकिन गतिज ऊर्जा का मान संरक्षित नहीं रहता है। लेकिन गतिज ऊर्जा का मान संरक्षित नहीं रहता है। अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। ठीक है, अब टक्कर को सामान्यतः दो निर्देश तंत्रों के अध्ययन करेंगे अपन, है ना। दो निर्देश तंत्रों में अपन बात करेंगे टक्कर की। ठीक है, एक कौन सा? प्रयोगशाला निर्देश, कौन सा? द्रव्यमान के निर्देश। ठीक है भाई, देखो तो टक्कर को सामान्यतः दो निर्देश तंत्रों ज्ञात किया जाता है, या अध्ययन किया जाता है। पहला अपना है निर्देश तंत्र द्रव्यमान केंद्र, सॉरी पहले लिख देता हूं मैं लैब, पहले लैब पढ़ लेंगे। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र दो, ठीक है, लेकिन प्रयोगशाला तुमने पढ़ा हुआ है। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र एल फ्रेम भी बोलते हैं भाई। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र क्या बोलेंगे भाई? एल फ्रेम भी बोलते हैं। और दूसरा होता है द्रव्यमान केंद्र निर्देश, दूसरा होता है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र सी फ्रेम बोलते हैं, सी फ्रेम बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे? सी फ्रेम। फर्स्ट की बात कर लेता हूं मैं यहाँ। फर्स्ट क्या होता है? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। भाई जो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र होते हैं अपने जनरल निर्देश तंत्र ही होते हैं, जो अपन जड़त्वीय निर्देश तंत्र पढ़ते थे। ठीक है, उनको कहते थे अपन जड़त्वीय निर्देश। कंस के लो वगैरह क्या होती है? वैलिड होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र भाई, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र एल फ्रेम। इस प्रकार के निर्देश तंत्र सामान्य निर्देश तंत्र। इस प्रकार के निर्देश तंत्र सामान्य निर्देश तंत्र सामान्य निर्देश तंत्र हो। एक मिनट रुको। हाँ भाई, इस प्रकार के निर्देश तंत्र सामान्य निर्देश तंत्र होते हैं।
जिन्हें जड़त्वीय निर्देश तंत्र भी कहा जाता है। जिन्हें जड़त्वीय निर्देश भी कहा जाता है। ठीक है भाई। सेकंड की बात करूं, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। हाँ भाई, देखना प्रयोगशाला निर्देश तंत्र क्या होता है कि मैं बात करता हूँ आपसे। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, ठीक है, तो वह निर्देश तंत्र, प्रयोगशाला तो हो गया ना, द्रव्यमान केंद्र, सॉरी, ये लिखेंगे यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। देखना भाई, सेकंड है यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र तंत्र। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र देखो भाई, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र क्या होता है भाई? इसको शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं, यदि शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं भाई इसको। ठीक है, ठीक है, देखना, जब किसी कण अथवा पिंड के द्रव्यमान केंद्र को, जब किसी कण या पिंड के द्रव्यमान केंद्र को, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से जोड़ दिया जाता है। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से जोड़ दिया जाता है। मूल बिंदु से जोड़ दिया जाता है तो उसे द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहा जाता है। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहा जाता है भाई, कैसे? जैसे ये अपना एल फ्रेम था, ठीक है, ये एल फ्रेम होता है। मान लो यहाँ कोई अपना मैनी बॉडी सिस्टम है और उसके सेंटर ऑफ मास को मैं इससे मूल बिंदु से अटैच कर दूँ। ठीक है, ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये RCM पोजीशन वेक्टर है। तो ये वाला कंप्लीट निर्देश तंत्र क्या बन जाएगा? सी फ्रेम बन जाएगा। ठीक है ना, इसे संवेग निर्देश तंत्र कहा जाता है। इसे संवेग निर्देश तंत्र भी कहा जाता है। इसे शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहा जाता है भाई। पूछ सकता है आपसे शून्य संवेग निर्देश क्या है? ये है। तो ये अपना थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन था, आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। यहाँ से कोई डेफिनेशन मुश्किल से कोई पूछ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई क्वेश्चन आपकी नॉलेज के लिए है कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, टक्कर कहते किस, वो सारी चीज़ें। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अपन। अब अपन टक्कर की बात करते हैं मेनली, और टक्कर भी कौन सी? पहली वाली टक्कर जो बताई थी। ठीक है, तो आप लिखेंगे भाई हेडिंग। फर्स्ट तो अपन पढ़ेंगे किसके लिए भाई? प्रयोगशाला निर्देश टक्कर। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में टक्कर। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में टक्कर। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रख लेना। और इसमें भी फर्स्ट पढ़ूंगा मैं, अपन पढ़ेंगे एक विमीय, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। एक विमीय सम्मुख प्रत्यास्थ
टक्कर भाई। पहले तो कहाँ पढ़नी है भाई, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, और उसमें भी कौन सी पढ़नी है, एक विमीय सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर पढ़नी है। एक विमीय सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर पढ़नी है। ठीक है भाई। देखना तो एक विमीय सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, देखना अपन को एक विमीय के बारे में डिस्कस करनी है। सम्मुख मतलब हेड ऑन, डायरेक्ट हेड टू हेड, मतलब आमने सामने वाली टक्कर होनी चाहिए। और प्रत्यास्थ का मतलब आप समझते हो कि उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, बोले तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन दोनों होने। ठीक है, मैं क्या करता हूँ देखना भाई, मैंने क्या किया, मैं दो मास पार्टिकल मानता हूँ कि m1 m2 मास के तो पार्टिकल हैं, एक m1 है एक क्या है m2 है, दोनों मास के पार्टिकल हैं। ठीक है, एक की वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ, टक्कर से पहले u1 वेक्टर है, एक कितना है u2 वेक्टर है, टक्कर के बाद इनमें टक्कर हुई, ये m1 आया और ये कोई क्या आया m2। अब टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है भाई, चेंज हो जाती है। तो वो कितनी मान ली मैंने, v1 v2 मास तो सेम ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अब एक बार इसमें क्या लगाऊंगा, मोमेंटम कंजर्वेशन, मास इंटू वेलोसिटी इसका, मास इंटू वेलोसिटी इसका, बराबर किसका होना चाहिए, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी इसका होना चाहिए। फिर एक बार लगाऊंगा काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस, दोनों को बराबर कर दूंगा और वहां से v1 v2 का मान निकालने की कोशिश, और वही अपना मेन टास्क है। यहाँ से क्या करूँगा, v1 v2 का मान निकालने की कोशिश, और वही अपना क्या है, मेनली टास्क है। ठीक है भाई, तो देखना भाई मैं बात करता हूँ, देखना मैं लिख देता हूँ, माना माना दो कण या पिंड जिनके द्रव्यमान के द्रव्यमान m1 तथा m2 टक्कर से पहले इनके वेग क्रमशः यहाँ है भाई u1, जबकि टक्कर के पश्चात इनके वेग क्रम v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर हो जाता है। ठीक है, कि टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर है, प्रत्यास्थ टक्कर है, अतः टक्कर से पहले तथा बाद में वेग तथा गतिज ऊर्जा का मान सुरक्षित रहता है। ठीक है भाई, टक्कर के बाद पहले तथा टक्कर के बाद संवेग तथा गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। मान लेता हूँ अपने दो मास पार्टिकल हैं, m1 मास और ये कोई अपना कितना m2 मास की टक्कर होगी। अब ये ऐड होंगे, टक्कर करने आएंगे एक दूसरे, इनकी जो वेलोसिटी है उसको मैं u1 वेक्टर, और इसकी जो वेलोसिटी है वो, इनमें टक्कर हुई, टक्कर होने के पश्चात, और ये कोई क्या बना अपना m2 बना। वेलोसिटी मैं बोल देता हूँ यहाँ पे 1 वेक्टर, और इस वेलोसिटी v2 वेक्टर। ये टक्कर से पहले की पोजीशन 1 u2 कितनी है
V1 V2 टक्कर के बाद की है। ठीक है, ये क्या है, टक्कर से पहले है, ये टक्कर के बाद। देखना भाई, अतः संवेग संरक्षण से, अतः संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण टक्कर से पहले संवेग, टक्कर से पहले संवेग इक्वल टू टक्कर के बाद संवेग, टक्कर से पहले संवेग टक्कर के बाद संवेग। ठीक है भाई, अब देखो मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर होती है लेकिन मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखूंगा, वेक्टर मान के चलना, लेकिन बार बार वेक्टर लगाऊंगा। ठीक है, मैं परिमाण लेके चल रहा हूँ, ये मास इनटू वेलोसिटी प्लस कितना, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, त्वरण वो बन गया मोमेंटम, इसका मोमेंटम उसका मोमेंटम, दोनों का जोड़ लिया पहले। बाद में कितना है बताओ, m1 कितना, वेलोसिटी कितना, 1 प्लस m2 वेलोसिटी कितना। मैं m1 वाला पार्ट एक तरफ कर लेता हूँ, m2 वाला एक पार्ट एक तरफ। यहाँ बना m1, ये u1 माइनस कितना m1, ये बना यहाँ बना m2 v2 माइनस कितना m2, और ये बना कितना, यहाँ से m1 बाहर निकाल लिया, ये कितना है u1 माइनस कितना v1, और यहाँ कितना है m2, यहाँ बना v2 माइनस कितना। कोई दिक्कत हो तो बोल देना भाई, नंबर कितना, एक, नंबर कितना बना, एक। इसी प्रकार गतिज ऊर्जा संरक्षण, इसी प्रकार गतिज ऊर्जा संरक्षण भाई, गतिज ऊर्जा संरक्षण, और गतिज ऊर्जा संरक्षण कैसे भाई, टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा। टक्कर से पहले कितनी बताओ, यहाँ हाफ m1 कितना u1 स्क्वायर प्लस कितना हाफ, ये कितना m2, ये कितना, टक्कर के बाद m1 ये v1 स्क्वायर प्लस कितना हाफ, ये बना कितना, ये बना कितना v2 स्क्वायर, हाफ से हाफ गया कंप्लीट। m1 वाला पार्ट एक तरफ कर देता हूँ, यहाँ बनेगा un स्क्वायर माइनस कितना m1, यहाँ बन गया v1 स्क्वायर, और ये बना m2 बना v2 स्क्वायर माइनस कितना m2, ये बना कितना, मास मास वाली कॉमन टर्म है तो कॉमन टर्म बाहर हो जाएगी, यहाँ m1, यहाँ बना u1 स्क्वायर माइनस कितना v1 स्क्वायर, और यहाँ बना कितना m2, और ये बना v2 स्क्वायर माइनस कितना u2 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस, है ना, तो u1 प्लस वी1 लिख दूंगा, और u1 प्लस u1 माइनस कितना v1 लिख दूंगा, तो ये बनेगा कितना यहाँ से m1, और ये बन गया कितना u1 प्लस v1, और यहाँ से u1 माइनस कितना v1। इसी प्रकार इसको लिख दूंगा भाई m2, और ये लिख दूंगा कितना v2 प्लस कितना, और v2 माइनस कितना u2। ये कोई नंबर कितना लिखा, 2। दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करता हूँ, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग, है ना, मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो देखना m1 u1 माइनस u2, यहाँ डिवाइड करूँगा तो m1 u1 माइनस कितना v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा u1 प्लस कितना v1। इधर से इसको डिवाइड करूँगा m2 v2 माइनस u2, m2 v2 माइनस u2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा v2 प्लस u2। ठीक है, मैं लिखता हूँ आगे भाई, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर यहाँ बनेगा अपने पास कितना बताओ, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, भाग देख के लिख देता हूँ। यहाँ लिखा m1, और यहाँ कितना आया था v1 माइनस कितना 1, और यहाँ कितना v1 प्लस कितना u1। ठीक है, के बाद इसकी बात की, यहाँ इक्वल टू में आ रहा था कितना m2, और यह आ रहा था v2 प्लस कितना u2, और यहाँ आएगा था v2 माइनस कितना u2। डिवाइड किया मैंने, यहाँ डिवाइड होगा m1 v1 माइनस कितना u1, और इधर डिवाइड होगा अपने पास m, और v2 माइनस कितना, देख लो एक बार चेक कर लो क्वेश्चन, है ना, मैंने 2 में किसका भाग किया है, 1 का भाग किया है, तो यहाँ प्लस वाला बच जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से आया कितना, डिवाइड करने के बाद v1 प्लस कितना
वन और यहाँ से आया कितना V2 U2। नंबर कितने आए 3। अब अपन को V1 V2 चाहिए, V1 V2 चाहिए। एक बार मैं V1 निकाल लेता हूँ तो V1 वाला हट जाएगा, V2 आ जाएगा। एक बार V2 निकाल लेता हूँ, V2 हट जाएगा, V1 वाला पार्ट आ जाएगा। देखो इस समीकरण से यहाँ से एक बार मुझे V1 रखा तो ये बन गया V2 प्लस कितना U2 माइनस कितना बनेगा भाई U1। ये कोई नंबर कितने 4। एक बार मुझे V2 चाहिए था, V2 रखा, बाकी को उधर भेज दिया। यहाँ बना V1 प्लस कितना U1 और माइनस कितना ये नंबर बना। ठीक है, अब देखो अपने पास V1 V2 वाली एक इक्वेशन है। यहाँ इक्वेशन पास कौन सी इक्वेशन है, ये वाली नंबर 1 वाली। इसमें एक बार V1 रखूँगा तो V1 वाला हट जाएगा, V2 बचेगा। फिर एक बार V2 रखूँगा, V2 हट जाएगा, V1 बचेगा तो V1। ठीक है, समीकरण 1 और लेता हूँ वहीं। और एक समीकरण क्या है, समीकरण 1 से भाई देखना, समीकरण 1 से क्या बनेगा। यहाँ पे अपने पास ऐसे बना था M1 और ये बना V1 माइनस कितना 1 और ये बराबर था M2, ये था V2 माइनस कितना था नंबर 1 अपना। नंबर 1 अपना ऐसे ही था, नंबर 1 अपना ऐसे ही था। ठीक है, ये नंबर 1 से लिखा है मैंने। ठीक है, अब देखो एक बार मैं समीकरण यूज करता हूँ समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से। V1 रख दूंगा आ जाएगा, समीकरण 5 और समीकरण 1 से आ जाएगा। देखना भाई कैलकुलेशन है वो देखना। समीकरण 1 तथा 4 से भाई, समीकरण 1 तथा 4 से, समीकरण 1 तथा 4 से भाई दोनों की बातें की मैंने। देखो यहाँ से कितना बना M1 अपन किस में 4 V1 में, तो V1 का मान रख दो। V1 की जगह कितना बनेगा ये V2 प्लस कितना U2 और माइनस कितना U1 इक्वल टू क्या बनेगा M2 इक्वल टू बनेगा M2 और ये बनेगा V2 माइनस कितना U2 बनेगा भाई। इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। मल्टीप्लाई किया तो यहाँ बना M1 V2 प्लस कितना M1 U2 और माइनस कितना M1 U1। जहाँ लिखा मैंने कितना भाई M2 V2 माइनस कितना M2 कितना U2। अपन को 2 चाहिए, अपन को क्या चाहिए भाई 2 वाला पार्ट चाहिए। 2 वाला पार्ट एक तरफ कर लूँगा, बाकी दूसरा अपन ने क्या लिखा यहाँ पे भाई V1 की वैल्यू रखी। V1 की वैल्यू कितनी V2 प्लस U2 माइनस U और यहाँ कितना है इक्वल टू में कितना M2 एक बार M1 U1 माइनस V1 है और U2 माइनस कितना है U1 माइनस V1। कहाँ है अपना इक्वेशन से भाई U1 माइनस कितना V1 है। ठीक है, हाँ यहाँ रखना है मुझे इसकी वैल्यू। वैल्यू क्या बन जाएगी देखना, यहाँ पे मैंने रखा इसमें कितना 1 तथा 5 से, यहाँ रखा मैंने कितना M1 रखा, ये कितना बना U1 माइनस V1। तो ये U1 और माइनस V1 की जगह ये तो माइनस बन जाएगा कितना V माइनस बन जाएगा कितना और प्लस बन जाएगा कितना U1 इक्वल टू यहाँ आएगा क्या भाई M2, यहाँ आएगा M2, ये आएगा कितना V2 माइनस कितना U2 आएगा। ठीक है, एक बार इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा M1 U1 माइनस कितना M1 V2 माइनस कितना भाई M1 और प्लस कितना M1 कितना U1 इक्वल टू क्या बनेगा भाई M2 V2 माइनस कितना M2। अपन को U2 चाहिए, V2 चाहिए, तो ये वाला पार्ट इस तरफ ले गया मैं, ये वाला पार्ट इस तरफ ले गया तो M1 कितना बन जाएगा V2, M1 बनेगा V2 प्लस कितना M2 कितना V2। ये इधर गया, इसको इधर ला दो, ये बनेगा कितना M1 U1। ठीक है, और यहाँ बनेगा कितना M1 U1 तो डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा और यहाँ कितना बनेगा माइनस M1 U2 प्लस कितना M2
बन गया, M2U2 बन गया। ठीक है भाई, यहाँ से कितना बना ये V2 और इधर कितना बन जाएगा M1 प्लस कितना M2 बन गया इक्वल टू, यहाँ 2U1 हो गया, ये 2M1U1 प्लस यहाँ से लिखूँ तो M2 माइनस कितना M1 और ये लिख दिया U2। यहाँ से V2 निकल के आया अपने पास M1 अपॉन कितना M1 प्लस कितना M2 और मल्टीप्लाई में कितना है प्लस, यहाँ या M2 माइनस कितना M1 अपॉन कितना M1 प्लस कितना है M2 और ये आया रिजल्ट निकल के अपने पास U। ये इक्वेशंस निकल के आई VT वेलोसिटी, मतलब दूसरे पार्टिकल के बाद टक्कर के बाद ये वेलोसिटी रहेगी उस, और ये कोई नंबर कितने 6 नंबर, ये कोई नंबर कितने हैं 6 नंबर है, ये V2 का मान है भाई, ये V2 का मान है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं V1 की। कोई समीकरण लेता हूं मैं 5 और पहले से। ठीक है, अब की बार V2 रखूंगा तो V2 हट जाएगा V1। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूं V2 और पहला समीकरण, नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो समीकरण 1 देखना भाई, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कैसे था बताओ, अपने पास ऐसे था M1 जहाँ कितना था 1 था, M1 यहाँ कितना था अपने पास 1 माइनस कितना 1 और यहाँ कितना था M2, ये कितना था V2 माइनस कितना, और समीकरण 4 5, समीकरण 5 से, समीकरण 5 कैसा था भाई अपने पास V और V2 कैसे था अपने पास, देख लेता हूँ मैं। V2 था V1 प्लस U, V1 और प्लस U1 माइनस कितना U2, मान रखता हूँ देखना भाई, यहाँ था M1 और ये बना कितना U1 माइनस कितना, यहाँ बन गया कितना M2 और ये बन गया कितना V2 माइनस U है V1 प्लस कितना U1 माइनस कितना और ये कितना U2 तो डबल हो गया, U2 तो क्या बन गया डबल बन गया, यहाँ से कितना बना M1 U1 माइनस कितना M1 V1 इक्वल टू कितना है M2 V1 प्लस कितना है M2 U1 और माइनस कितना 2M2 U। ठीक है, अपन को क्या चाहिए भाई V1 चाहिए, V1 एक ये एक वाला इधर लेके लिख दिया मैंने, यहाँ बना अपने पास M1 V1 प्लस कितना M2 V। ठीक है, इसको इधर ले जाके इन सबको इधर लाओ, यहाँ बना M1 U1 माइनस M2 और प्लस कितना डबल, यहाँ बनेगा कितना 2M2 U। यहाँ बना कितना भाई 2M2 U। अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए यहाँ से V1, तो यहाँ से मैंने कॉमन निकाल दिया V1, यहाँ बन गया M1 प्लस M2, यहाँ अपना बन गया भाई M1 प्लस कितना M2 बन गया, M1 प्लस M2 बन गया, यहाँ कितना बना 2M2, M2 कितना U2 प्लस यहाँ M1 माइनस कितना M2 और ये बन गया कितना 1 है और ये भी क्या है U1 है ना, तो आएगा ये U1 आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2M, ये बनेगा कितना भाई। ठीक है भाई, ये 1 है, इसको इधर लाऊंगा तो ये भी 1 बनेगा, इधर प्लस हो गया तो ये कितना M2 और माइनस 2 V1 निकाला यहाँ से, तो V1 निकल के आएगा अपने पास भाई V1 निकल के आएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बनेगा कितना 2M2 अपॉन कितना M1 प्लस कितना M1 प्लस कितना M2 और ये बना कितना U2, ये U2 बना प्लस कितना बना भाई, यहाँ बना कितना M1 माइनस कितना M1 प्लस कितना M2 कितना 2 1 बना। ये इक्वेशंस निकल के आया अपने पास 7 नंबर, ये इक्वेशन क्या आया 7 नंबर। ठीक है भाई, दोनों जो इक्वेशंस अपनी 6 और 7 वो टक्कर के पश्चात क्या हैं कणों के वेग हैं। कहता हूँ प्राप्त समीकरण 6 तथा 7 टक्कर के पश्चात कणों के वेग हैं, टक्कर के पश्चात कणों के वेग है।
ठीक है भाई, क्या है टक्कर के पश्चात क्या है, कणों के वेग है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें टक्कर के बारे में आज अपने है ना। बाकी इसके और भी केस हैं, इसमें भी अपन ने V1 V2 तो निकाल लिया, अब इसमें केसेस यूज़ करेंगे कि भाई दोनों का मास समान हो जाए, डिफरेंट हो जाए, एक हैवी हो जाए, एक रेस्ट में आ जाए। सब चीज़ों के लिए भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अपन कल करेंगे भाई। ठीक है भाई, ओके भाई।